नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम कैरियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक को लेकर आए हैं। आज की हमारी चर्चा हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में इतिहास लेखन की कोई निश्चित परंपरा नहीं थी। भारत में आए मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ साथ जो इतिहास लेखक भारत में आए थे, उन्होंने भारत की कला और संस्कृति का इतिहास लिखा, लेकिन उसमें भी वैज्ञानिकता का अभाव था। वैज्ञानिकता के साथ इतिहास लेखन की परंपरा ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ भारत में प्रारंभ हुई और इन ब्रिटिशर्स ने भारत की कला, संस्कृति और साहित्य का गहनता से अध्ययन किया और उसके बाद इसके इतिहास लेखन का कार्य आरंभ किया। हिंदी साहित्य के इतिहास की जहां तक बात है, इसका सबसे पहले इतिहास लेखन एक फ्रेंच विद्वान के द्वारा किया गया जिनका नाम था गासादा तारसी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया? गासादा तारसी। तो यहां देखेंगे हम कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम गासादा तारसी के द्वारा लिखा गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य सबसे पहले एक फ्रेंच विद्वान ने किया था जिनका नाम था गासादा तारसी। इन्होंने एस्वादेरुल्लाह लिटरेचर एंतोदे हिंदुस्तानी नामक पुस्तक में ये इतिहास लिखा, लेकिन ये इतिहास केवल एक कहानी मात्र था। इसमें कोई काल विभाजन नहीं था और इसके साथ साथ इसका एक खराब पहलू ये था कि इसमें हिंदी लेखकों के साथ साथ उर्दू लेखकों को भी रखा गया। काल विभाजन के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य सबसे पहले एक अंग्रेज विद्वान के द्वारा किया गया जिनका नाम था जॉर्ज ग्रिगेसन। तो अगर हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि भाई काल विभाजन के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया, तो काल विभाजन के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास जॉर्ज ग्रिगेसन द्वारा लिखा गया। इसके बाद अनेक लेखकों ने समय समय पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया, जिनमें एक अन्य उल्लेखनीय नाम शिव सिंह सेंगर का आता है, जिन्होंने शिव सिंह सुमन नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें हिंदी के अनेक कवियों को रखा। तो शिव सिंह सेंगर इन्होंने शिव सिंह सुमन नामक पुस्तक लिखी, शिव सिंह सुमन। तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? शिव सिंह सुमन। और उसके पश्चात अनेक विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया गया, लेकिन इन सभी विद्वानों में सबसे प्रमाणिक और वैज्ञानिक इतिहास लिखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रमाणिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी साहित्य का सबसे प्रमाणिक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य काल विभाजन के आधार पर किया और उसमें वैज्ञानिकता थी। इन्होंने समूचे हिंदी साहित्य का वर्गीकरण 4 भागों में किया। पहले भाग को इन्होंने नाम दिया वीर गाथा काल,
वहीं दूसरे भाग को इन्होंने भक्ति काल कहा और तीसरे भाग को रीतिकाल की संज्ञा दी, जबकि चौथे काल को इन्होंने आधुनिक काल कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 4 भागों में। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहला भाग है जिसका नाम है वीर गाथा काल। दूसरे भाग का नाम इन्होंने दिया भक्ति काल। वहीं तीसरे भाग को इन्होंने रीति काल की संज्ञा दी, रीति काल। और चौथे भाग को इन्होंने आधुनिक काल कहा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी के प्रथम काल को इन्होंने वीर गाथा काल की संज्ञा दी, वहीं दूसरे भाग को भक्ति काल और तीसरे भाग को रीति काल और चौथे भाग को आधुनिक काल कहा। लेकिन हिंदी साहित्य के का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने अनुसार किया गया और हिंदी के प्रथम काल का नामकरण भी अनेक विद्वानों के द्वारा अन्य अन्य रूप में किया गया। तो चूंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तो इसकी परिचर्चा हम अवश्य करेंगे। तो हमारी चर्चा का बिंदु है हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण। हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम काल को आदिकाल की संज्ञा दी। आदिकाल, आदि माने होता है प्रारंभ और अंत माने समापन। चूंकि हिंदी का प्रारंभ हो रहा है इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम काल को आदिकाल कहा। तो हिंदी के प्रथम काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम काल को बीज बमन काल कहा। बीज बमन काल। तो हिंदी के प्रथम काल को बीज बमन काल की संज्ञा किसने दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम काल को बीज बमन काल कहा क्योंकि इस काल में हिंदी का बीजारोपण हो रहा है। तीसरा एक नाम आता है हमारे सामने, जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, इन्होंने हिंदी के प्रथम काल को चारण काल कहा। चारण काल बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है कि हिंदी के प्रथम काल को चारण काल किसने कहा? हिंदी के प्रथम काल को चारण काल की संज्ञा जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दी। चूंकि इस काल में अधिकतर चारणों के द्वारा काव्य लेखन का कार्य हुआ, ये चारण लोग अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरतावली बखानते थे, उनकी प्रशंसा में साहित्य लिखते थे। तो चूंकि इस काल का साहित्य राज आश्रित चारणों के द्वारा लिखा गया, इसी प्रवृत्ति के आधार पर कुछ विद्वानों ने, खास तौर से जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल की संज्ञा दी। देखिए, वही अगली बात, हिंदी के प्रथम काल का नामकरण एक अन्य विद्वान जिनका नाम है धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र
वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने इसे संधि काल की संज्ञा दी। संधि काल, तो हिंदी के प्रथम काल को संधि काल की संज्ञा किसने दी? धीरेन्द्र वर्मा ने। धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी के प्रथम काल को संधि काल की संज्ञा दी। अगली चर्चा हमारी, मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम काल को प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक काल, ध्यान दीजिएगा, तो हिंदी के प्रथम काल को प्रारंभिक काल किसके द्वारा कहा गया? मिश्र बंधुओं के द्वारा। वहीं महापंडित राहुल संकृत्यायन जी ने हिंदी के प्रथम काल को सिद्ध एवं सामंत काल कहा। उन्होंने माना कि सिद्धों के साहित्य से ही इस काल का प्रारंभ होता है, तो इसी प्रवृत्ति के आधार पर महापंडित राहुल संकृत्यायन जी ने हिंदी के प्रथम काल को सिद्ध एवं सामंत काल कहा। तो ध्यान दीजिएगा, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी के प्रथम काल को सिद्ध एवं सामंत काल कहा। तो देखिए, हिंदी के प्रथम काल को आदिकाल की संज्ञा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई। वहीं हिंदी के प्रथम काल को बीज वमन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और डॉक्टर ग्रेसन और रामकुमार वर्मा हिंदी के प्रथम काल को चारण काल कहते हैं। वहीं धीरेन्द्र वर्मा ने इसको संधि काल कहा, और मिश्र बंधु हिंदी के प्रथम काल को प्रारंभिक काल की संज्ञा से पहचानते हैं, और महापंडित राहुल संकृत्यायन जी ने इसे सिद्ध और सामंत काल कहा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी चर्चा हो चुकी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये काल जो है कौन सा है? वीर गाथा काल है, क्योंकि इस काल में वीरों की गाथा की परिचर्चा हुई है, वीरों की गाथा गाई गई है। तो इसी प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा। तो देखिए, अगली बात, इस काल की कुछ प्रवृत्तियां भी थी, हम उनकी प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी के प्रथम काल की प्रवृत्तियां, तो देखिए, हिंदी के प्रथम काल की कुछ प्रवृत्तियां हैं। वो प्रवृत्तियां क्या है कि इस काल में हमें वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है। इस काल का जो साहित्य है उसमें युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है, युद्धों की प्रवृत्ति को लाया गया है, और युद्धों की प्रवृत्ति का वर्णन करते समय जो रस प्रमुखता से दृष्टिगत हुआ है वह वीर रस है। तो इस काल के साहित्य में हमें कौन सा रस दिखाई देता है? वीर रस की। तो इस काल के साहित्य में वीर रस की प्रधानता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि युद्धों का सजीव वर्णन, यानी जो कवि है वो आश्रयदाता राजाओं के साथ में युद्धों में जाता है और उसका आंखों देखा विवरण अपने साहित्य में लिखता है। ऐसा लगता है कि साहित्य सजीव हो उठा है, तो युद्धों का सजीव वर्णन दिखाई देता है। तो युद्धों का सजीव वर्णन किस काल के साहित्य में दिखाई देता है? हिंदी के प्रथम काल में युद्धों का सजीव वर्णन। तीसरी बात, इस काल का जो साहित्य है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। दरअसल हिंदी का विकास ही अपभ्रंश से हुआ है, तो इस काल के काव्य की भाषा क्या है? अपभ्रंश है। इस काल के काव्य की भाषा अपभ्रंश। चौथी बात, इस काल में जो एक विशेषता हमारे सामने परिलक्षित होती है वह यह है कि इस काल में रासो ग्रंथ और प्रकाश ग्रंथों की पर्याप्त रचना की गई है।
तो एक क्वेश्चन कई बार परीक्षा में यह भी बनता है कि किस काल, हिंदी के किस काल के साहित्य में रासो ग्रंथों और प्रकाश ग्रंथों की रचना हुई? तो हिंदी के प्रथम काल में। तो इस काल में रासो और प्रकाश ग्रंथों की रचना की गई। और एक मुख्य बात यह है कि जो रासो ग्रंथों की रचना हुई उसमें डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। और परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि किस काल के साहित्य में या किन ग्रंथों में हमें डिंगल, राजस्थान में प्रचलित डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग मिलता है? तो रासो साहित्य में, यहां हम लिखेंगे इस पांचवी प्रवृत्ति को ऊपर कि रासो साहित्य में हमें डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग मिलता है, शैली का प्रयोग मिलता है। तो देखिए बहुत ही उल्लेखनीय बातें कि किस काल के साहित्य में हमें डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग मिलता है। तो वीर गाथा काल यानी हिंदी के प्रथम काल में जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें हमें राजस्थान की डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग मिलता है। तो देखिए कई प्रवृत्तियां, वीर रस की प्रधानता यानी हिंदी के प्रथम काल में हमें वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है। दूसरी बात है युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। और तीसरी बात है कि इस काल के काव्य की भाषा अपभ्रंश है। और चौथी बात, इस काल में रासो ग्रंथ और प्रकाश ग्रंथों की भरपूर रचना की गई है। और इन्हीं रासो ग्रंथों में राजस्थान में प्रचलित डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम गासादत्त तारसी के द्वारा लिखा गया, जबकि काल विभाजन के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य एक अंग्रेज विद्वान के द्वारा किया गया जिनका नाम था जॉर्ज ग्रेसन। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रमाणिक इतिहास एक विद्वान के द्वारा लिखा गया। उन विद्वान का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण 4 भागों में किया, जिसको उन्होंने संज्ञा दी। प्रथम काल को वीर गाथा काल, दूसरा भाग भक्ति काल और तीसरा रीति और चौथा आधुनिक काल के नाम से जाना गया। हिंदी के प्रथम काल यानी वीर गाथा काल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, जिनमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा, वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज ममन काल की संज्ञा दी। वहीं हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रेसन ने इसको चारण काल कहा और धीरेन्द्र वर्मा ने इसे संधि काल की संज्ञा दी, जबकि मिश्र बंधु इसको प्रारंभिक काल कहते हैं। वहीं महापंडित राहुल संकृत्यायन ने इसे सिद्ध और सामंत काल कहा और रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा। महापंडित राहुल संकृत्यायन तो हिंदी के प्रथम काल का प्रारंभ 748 ईस्वी से मानते हैं। तो हिंदी राहुल संकृत्यायन के अनुसार, तो यहां हम लिखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि राहुल संकृत्यायन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राहुल संकृत्यायन हिंदी के प्रथम काल का प्रारंभ 748 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो राहुल संकृत्यायन हिंदी के प्रथम काल का प्रारंभ 748 ईस्वी से मानते हैं। क्लियर। हिंदी के प्रथम काल में अनेक तरह का साहित्य लिखा गया। इसमें अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और अन्य तरह का लौकिक साहित्य भी लिखा गया। तो हिंदी के प्रथम काल में जो लिखा गया साहित्य है उसकी परिचर्चा हम करते हैं। हिंदी के प्रथम काल में लिखा गया साहित्य
देखिए, हिंदी के प्रथम काल में निम्न तरह का साहित्य लिखा गया, जिसमें सबसे पहले चर्चा होती है सिद्ध साहित्य की, सिद्ध साहित्य। दूसरी चर्चा है नाथ साहित्य की। तीसरी चर्चा है जैन साहित्य। और चौथा रासो साहित्य। और पांचवें में अन्य साहित्य आता है। सबसे पहले हमारी चर्चा होगी आज सिद्ध साहित्य को लेकर। आखिर ये सिद्ध साहित्य क्या है? जैसा हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म आगे चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। और आगे चलकर महायान की भी दो शाखा बनी, सहजयान और वज्रयान। वज्रयान महायान की वह शाखा थी जिसमें तंत्र, मंत्र और साधना के तत्वों को अपनाया गया और इसमें तांत्रिकता आ गई। और आपको बता दें, इन वज्रयान के साधुओं के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। यानी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत आने वाले सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे हम किस नाम से जानते हैं? सिद्ध साहित्य के नाम से। तो सिद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत आने वाले सिद्धों के द्वारा लिखा गया साहित्य सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। तो सिद्ध साहित्य क्या है? यानी सिद्ध साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो हमारा प्रश्न होगा, सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। सिद्ध साहित्य है क्या? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत आने वाले सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो सिद्धों की संख्या 84 थी। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो सिद्धों की संख्या 84 थी। और इन सिद्धों में सबसे प्रमुख सिद्ध है, इनका नाम आता है, वो थे सरहपा। तो सिद्धों में सरप्रमुख कौन है? सरहपा। सिद्धों में सर्व प्रमुख सरहपा का नाम आता है। और आपको बता दें कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। तो हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहपा। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने तो देखिए, कई प्रश्न यहां बनते हैं कि सिद्धों का संबंध किस धर्म से था? तो सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से था। दूसरा, सिद्धों की संख्या कितनी है? हमारा प्रश्न बनता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? उत्तर होगा सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों में सबसे प्रमुख सिद्ध कौन था? सिद्धों में सबसे प्रमुख सिद्ध सरहपा था। और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। ध्यान रखिएगा, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा।
सरहपा ने दोहा कोश की रचना की थी। एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था दोहा कोश। तो दोहा कोश की रचना किसने की? सरहपा ने दोहा कोश की रचना दोहा छंद में की थी। और आपको बता दें, दोहा छंद के सबसे पहले प्रयोगकर्ता भी सिद्ध ही थे। परीक्षा में कभी प्रश्न बनता है कि दोहा छंद के सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन थे? तो सिद्ध। यहां ध्यान दीजिएगा कि दोहा छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता सिद्ध थे। सिद्धों में एक खास बात थी कि जितने भी सिद्ध थे वो अपने नाम के अंत में, उनके नाम के अंत में पा शब्द जोड़ा जाता था, जो कि एक आदर सूचक शब्द था। जैसे कि हम आज सम्मान पूर्वक किसी का नाम लेते हैं तो उसके नाम के अंत में जी शब्द का प्रयोग करते हैं। श्याम जी, राम जी, मोहन जी। तो ये जी शब्द जो है वो सम्मान प्रकट करने वाला शब्द है। इसी तरीके से सिद्धों के नाम के अंत में पा शब्द जोड़ा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, सिद्धों के नाम के अंत में पा शब्द जोड़ा जाता था। अगली बात, सिद्धों में तमाम अच्छाइयां थी, लेकिन इसके साथ साथ उनमें कुछ बुरी आदतें भी थी। और ये बुरी आदतें क्या थी? उनके अंदर 5 बुरी आदतें पाई जाती थी, जिन्हें पंचमाकार प्रवृत्तियां कहा गया है। ये 5 विकार कौन कौन से थे? यानी पंच विकार, जिन्हें पंचमाकार कहते थे। ये 5 विकार थे: मांस, मदिरा, महिला, मुद्रा और मैथुन। तो पंचमाकार प्रवृत्तियों का संबंध किससे है? सिद्धों से। तो सिद्धों में पंचमाकार प्रवृत्तियां पाई जाती थी। ये 5 विकार हैं, जिनमें मांस, दूसरा महिला, मुद्रा, मैथुन और मीन। ये 5 बुरी आदतें पाई जाती थी: मांस, महिला, मुद्रा, मैथुन और मीन। इन्हें पंचमाकार प्रवृत्तियां कहा जाता था। सिद्धों में आने वाले जो प्रमुख सिद्ध हैं, उनमें सरहपा का नाम आता है, सबरपा का नाम आता है, लुइपा का नाम आता है, डोम्बिपा का नाम आता है, कुड़प्पा का नाम आता है। ये सिद्धों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सिद्ध थे। तो सिद्धों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सिद्ध सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कुड़प्पा इत्यादि थे। सबरपा ने चर्यापद नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह चर्यापद क्या था? सिद्धों के धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले गीतों को चर्यापद में संग्रहित किया गया है। तो चर्यापद की रचना किसने की थी? सबरपा ने। सबरपा ने चर्यापद नामक ग्रंथ की रचना की थी।
और आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चर्या पद के अंतर्गत उन ग्रंथों को संग्रहित किया गया था जो सिद्ध अपने अनुष्ठान के अवसरों पर गाते थे। चर्या पद में अनुष्ठानों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को संग्रहित किया गया था। देखिए, सिद्धों ने समाज में दलित वंचित लोगों को अपने काव्य का विषय बनाया। ये उनकी एक उल्लेखनीय विशेषता थी कि अब तक जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने समाज की उच्च जाति के नायकों को अपने काव्य का विषय बनाया, जबकि सिद्धों ने इस ओर एक क्रांतिकारी कदम उठाया था और उन्होंने समाज के दलित वंचित लोगों को अपने काव्य का विषय बनाया। सिद्धों ने समाज के दलित वंचित लोगों को अपने काव्य का विषय बनाया था। इनके काव्य के नायक डोंबी और सबरी थे। तो सिद्धों के काव्य के नायक कौन है? डोंबी और सबरी। सिद्धों के काव्य के नायक डोंबी और सबरी थे। तो देखिए, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्ध साहित्य आखिर क्या है? जैसा मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत आने वाले सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या 84 थी। सिद्धों में सरप्रमुख नाम किसका आता है? सिद्धों में सरप्रमुख सरहपा का नाम आता है। राहुल संकीर्त्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। वही मैंने अगली चर्चा की थी कि सरहपा ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था दोहा कोश, और दोहा छंद के सबसे पहले प्रयोगकर्ता, यानी सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग करने वाले जो लोग थे वो सिद्ध ही थे। दूसरी बात, सिद्धों के नाम के अंत में पा शब्द जोड़ा जाता था, जो कि एक आदर सूचक शब्द है। जितने भी सिद्ध हैं, चाहे सरहपा हो, सबरपा हो, लुइपा हो, डोंबिपा हो, कुड़प्पा हो, इन सभी के नाम के अंत में पा शब्द जोड़ा जाता था, जो एक आदर सूचक शब्द था। सिद्धों में तमाम अच्छाइयां होने के साथ साथ कुछ बुरी आदतें भी थी। इनके अंदर का 5 विकार पाए जाते थे, जिन्हें पंचमाकार प्रवृत्तियां कहा जाता था। तो पंचमाकार प्रवृत्तियां किसमें पाई जाती थी? सिद्धों में पाई जाती थी। मांस, महिला, मुद्रा, मैथुन और मीन, ये 5 बुरी आदतों का प्रयोग सिद्धों के द्वारा किया जाता था। वहीं आपको बता दें, सिद्धों के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख सिद्ध हैं वो है सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोंबिपा, कुड़प्पा इत्यादि। इनमें शबरपा ने चर्या पद नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये चर्या पद क्या है? इस चर्या पद में उन ग्रंथों को संग्रहित किया गया है जो सिद्ध अनुष्ठानिक अवसरों पर गाते थे। दूसरी बात है, सिद्धों ने समाज के दलित वंचित लोगों को अपने काव्य का नायक बनाया। अब तक जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने समाज की उच्च जातियों में से नायकों को चुना, जबकि सिद्ध जो थे, सिद्धों ने इस ओर एक क्रांतिकारी कदम उठाया और उन्होंने समाज की दलित वंचित लोगों को अपने काव्य का विषय बनाया, जिनमें उनके काव्य के नायक डोंबी और सबरी हैं। तो सिद्धों के काव्य के नायक कौन है? तो हमारा उत्तर होगा सिद्धों के काव्य के नायक डोंबी और सबरी थे। तो देखिए, कुछ प्रश्न समझिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर होगा गासादा तारसी। काल विभाजन के आधार पर इसकी रचना किसने की? जॉर्ज ग्रेसन ने। जबकि
सबसे प्रमाणिक इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया, जिसको नाम दिया उन्होंने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। हिंदी के प्रथम काल का नामकरण भी अनेक विद्वानों के द्वारा अपनी अपनी तरह से किया गया, जिसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम काल को आदिकाल कहा, वहीं रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा। मिश्र बंधु इसे प्रारंभिक काल कहते हैं, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको बीज वमन काल कहते हैं। ग्रेशन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा, जबकि धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल को संधि काल कहा। वहीं महापंडित राहुल संकीर्त्यायन इसको सिद्ध और सामंत काल कहते हैं। महापंडित राहुल संकीर्त्यायन तो हिंदी के प्रथम काल का प्रारंभ 748 ईस्वी से मानते हैं। हिंदी के प्रथम काल में कई प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें वीर रस की प्रधानता है, युद्धों का सजीव वर्णन है, और इस काल के जो काव्य की समूची भाषा है वो अपभ्रंश है। इस काल में रासो ग्रंथों, प्रकाश ग्रंथों की भी पर्याप्त रचना हुई, और खास तौर से इन रासो ग्रंथों में राजस्थान की प्रचलित शैली डिंगल पिंगल शैली का हमें प्रयोग मिलता है। हिंदी के प्रथम काल में कई तरह का साहित्य लिखा गया, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी की कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और कुछ अन्य साहित्य भी लिखा। सबसे पहली चर्चा हमारी आज जो थी वो सिद्ध साहित्य को लेकर थी। सिद्ध साहित्य आखिर है क्या? मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत आने वाले सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्धों की संख्या 84 है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम सरहप्पा का आता है, और सरहप्पा ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था दोहा कोश। और आपको बता दें कि सबसे पहले दोहा छंद के प्रयोगकर्ता भी सिद्ध ही थे। इनमें अन्य नामों में सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा और कुड़प्पा का नाम आता है, जैसी चर्चा बार बार की जा चुकी है। और सबरपा ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था चर्यापद। इस चर्यापद में उन ग्रंथों को संग्रहित किया गया है जो सिद्ध अनुष्ठानिक अवसरों पर गाते थे। दूसरी बात मैंने बताया था कि सिद्ध अपने नाम के अंत में पा शब्द जोड़ते थे, जो एक आदर सूचक शब्द था, और इसके इन अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुरी आदतें भी थी, जिन्हें पंचमाकार प्रवृत्तियां कहा गया है। ये 5 बुरी आदतों से सिद्ध अपने आप को अलग नहीं कर पाए, और ये 5 बुरी आदतें उनसे जुड़ी रही, जिन्हें पंचमाकार प्रवृत्तियां कहा गया, और ये थी मांस, महिला, मुद्रा, मैथुन और मीन। तो ध्यान रखिएगा, हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। अगली परिचर्चा हमारे अगले वीडियो में नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य के बारे में होगी। लगातार बने रहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।